Hello everybody, welcome to my channel Literary Academia. Today I am going to make this video as an introduction of the poem The Wasteland. There is a proverb in English, the deeper the well, the sweeter the water. Okay? तो पहले तो ये इसको आप एक प्रोवर्ब आपको नया मिल गया, आप इसको याद करेंगे. द डीपर द वेल, द स्वीटर द वाटर. इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं जैसे कि जितना गुड़ डालिए उतना ही मीठा होता है. ठीक है. द सेम प्रोवर्ब अप्लाई होता है वेस्टलैंड के पढ़ने के ऊपर कि आप वेस्टलैंड को जितना टाइम देते हैं, जितना टेंशन देते हैं और जितना पेन देते हैं, जितना पेन लेते हैं आप इसको पढ़ने में, उतना ज्यादा ही समझ में आती है ये पोएम और उतना ज्यादा आप इंजॉय करते हैं, है ना. आप जितना सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे, जितना जी चुराएंगे कि अरे बस कैसे भी इसको पढ़ लो, काम खत्म करो, एग्जाम के पर्पज से पढ़ लेते हैं, उतनी ही बोरिंग ये पोएम आएगी. और खासकर मतलब अधिकतर यही देखने को मिलता है कि बहुत कम लोगों को ये पोएम पसंद होती है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाहते हैं और इसलिए ये पसंद नहीं आती है. अब आपको अगर मोती चाहिए तो आपको नदी के बहुत तल तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल तल तक जाएंगे तभी मोती मिलेगी. खैर, हम सरफेस पे रह के अपना एग्जाम पास करेंगे. मैं ये आप लोगों के पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रही हूँ. मेरे पे इतना प्रेशर है कि कैसे भी करके मैं एक वीडियो बना दूं वेस्टलैंड पे जिसमें मैं सब बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इंट्रोडक्शन वेस्टलैंड का. और इसमें मैंने कोशिश किया है कि जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हो वो सब आपको मिल जाए. ठीक है, मैं इसको समरी नहीं कहूंगी क्योंकि इतने बड़े पोएट और उसकी ये जो राइटिंग है, जो पोएम है, उसका इंसल्ट है अगर मैं कहूँ कि मैं द वेस्टलैंड का समरी दे रही हूँ आप लोगों को. समरी नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन है. और जब प्री को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आपको बहुत डिटेल में जाना होगा. तो हम प्री के बाद लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ेंगे और वो पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा. इसको मैं पार्ट 1 कहती हूँ जो कि एक इंट्रोडक्शन है और इसमें आपके सारे एग्जाम के पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब स्टार्ट करते हैं. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम बाय टी.एस. एलियट. ठीक है, अब टी.एस. एलियट की बायोग्राफी में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि ये पोएम खुद में अपने आप में बहुत बड़ी है. वो बायोग्राफी आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगी, बट मुझे लगता है कि बायोग्राफी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एलटी के लिए. तो इनका नाम होता है पूरा थॉमस स्टर्न्स इलियट. थॉमस स्टर्न्स इलियट. ठीक है, थॉमस स्टर्न्स इलियट इसको बोलते हैं. दूसरा पॉइंट है द सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक वाज यूज्ड इन दिस पोएम. ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक मतलब कि ऐसा लगेगा कि कोई आप पिक्चर देख रहे हैं, ऐसी टेक्निक से पोएम लिखी गई है. ओके, नैरेटिव टेक्निक नहीं है. टेक्निक कि कोई आपको शुरू से लेके लास्ट तक कोई नैरेट कर रहा है, कोई बता रहा है, नहीं. ये बहुत कॉम्प्लेक्स और पजल वाली पोएम है. The Greek and Latin epigraph of the wasteland is taken from Gaius Petronius the Satyricon. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला फैक्ट आपका यहीं से आता है कि इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया. इसका एपिग्राफ लिया गया है गाइयस पेट्रोनियस के वर्क द सैटिरिकॉन से. पहला क्वेश्चन एकदम आप लिख लीजिए कि और ये कहाँ से, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है. ठीक है, तो एपिग्राफ हमारा हो गया. द सैटिरिकॉन ये वर्क है और राइटर है गाइयस पेट्रोनियस. ठीक है, इट इज दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इट इज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड एंड कॉल्ड हिम इल मिग्लियर फेब्रो. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ये सारे हैं कि ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया था, एजरा पाउंड को. ठीक है, ये भी मॉडर्निस्ट एडिटर थे मेनली और राइटर भी थे. इन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे. इनसे टी.एस. एलियट स्विट्जरलैंड में मिले थे. तो उनको ये कहते हैं इल मिग्लियर फैब्रो. ठीक है, इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन. एकदम याद रखेंगे, टिप ऑफ द टंग, कि इल मिग्लियर फैब्रो का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होता है, द बेटर क्राफ्ट्समैन. और ये जो द मिग्लियर फैब्रो है ये लैटिन इटालियन है. ठीक है, इटालियन लैंग्वेज में ये फ्रेज है. ये जो फ्रेज है इल मिग्लियर फैब्रो, द फ्रेज हैज बीन टेकन फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी. तो डिवाइन कॉमेडी से ये लाइन ली गई है, इल मिग्लियर फैब्रो. इटालियन वर्क है. ओके, नाउ इट वाज पब्लिश्ड इन 1922 एज 433 लाइन्स. कहीं कहीं 434 भी मिलता है.
एंड रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब होता है कोई मीटर नहीं और कोई राइम नहीं, फ्री। तो ये एक तरह से मॉडर्निज्म को दर्शाता है कि मॉडर्निज्म इज व्हाट, कि कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह राइटिंग में भी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं कि मीटर देखना है, राइम देखना है, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं, फ्री वर्स में लिखी गई है। 4-3 लाइंस हैं, कहीं कहीं पे 4-3-4 लाइंस मिलती हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द पोएम फर्स्ट अपीयर्ड, सबसे पहले पोएम कहाँ आई थी, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, इन अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में आई थी, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में, और अक्टूबर में सबसे पहले आती है द क्राइटेरियन में, ठीक है, ये मैगजीन थी क्राइटेरियन। उसके बाद ये अमेरिका में आती है, यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर में आती है, किसमें, द डायल में, ये एक मैगजीन है, 2 मैगजीन में आ गई अक्टूबर नवंबर में। और पूरी तरह से बुक फॉर्म में कब आती है, दिसंबर में 1922 में। अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन जब ये बाद में क्वेश्चन में आता है, 4 ऑप्शंस आते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने जिस तरह से इसको याद किया वो मैं बता रही हूँ आपको, एंड आई होप कि आप लोग हंसेंगे नहीं इस पे, है ना, थोड़ा सा फनी वर्ड्स में वर्डिंग कुछ ऐसा फनी करके याद करते हैं तो दिमाग में हमारे बच जाता है। हमारे दिमाग में जो इमेजेस होती हैं वो ज्यादा फिट होती हैं जल्दी। तो मैंने इसको कैसे याद किया मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिएगा वरना डिलीटेड, ठीक है। तो 3 है, 3 पब्लिकेशन है, एक तो क्राइटेरियन, दूसरा डायल और तीसरा एक बुक फॉर्म में आ रही है। 3 ये हो गया, 3 इसका टाइमलाइन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर कि 3 बार आएगी तो 2 बार मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे किया। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि पहले क्राइटेरियन में आती है कि पहले डायल में आती है, पहले डायल में आती है कि पहले क्राइटेरियन में आती है, ऐसे। तो जिसको जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें पहले ए, अगर हम ABCD लिखें ABCD, सी पहले आ रहा है उसके बाद ही डी आ रहा है। तो ये मैंने दिमाग में ऐसे रखा कि जो क्राइटेरियन और डायल, इतना तो याद रहता है कि 2 मैगजीन में आई है, एक बार डायल में आई है, एक बार क्राइटेरियन में आई, पहले कौन सी आई है, तो जो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसी में पहले आ रही है। पहले सी आता है तो पहले क्राइटेरियन में आती है, उसके बाद डी आता है तो उसके बाद ये डायल में आएगी। और कोई भी चीज पहले टुकड़ों में आप काम करते हैं, पहले टुकड़ा टुकड़ा हाफ पार्ट्स में कंप्लीट करके फिर पूरी तरह से एक बार रिव्यू करते हैं आप। उसी तरह से पहले ये मैगजीन में आई, उसके बाद बुक फॉर्म में चारों तरफ से बढ़िया से कंप्लीट करके एडिट वेडिट करके फिर ये बुक फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो जब अगर CD कंप्लीट हो जाएगा कि पहले क्राइटेरियन, पहले उसके बाद डायल, ये हो गया, और उसके बाद बुक फॉर्म में आएगी, ये बुक फॉर्म में आ रही है। अब अगर ये देखेंगे कि किस मंथ में कब आ रही है, तो महीने के लास्ट के 3 महीने में सारे कांड हो रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। हमको पता है कि पहले सी में आती है फिर डी में आती है, तो जो पहले आएगा वो अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर, और लास्ट में जब बुक फॉर्म में आ जाती है उसके बाद कुछ नहीं आता तो दिसंबर। इसको आप लोग थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा, क्योंकि लॉजिक है ना इसमें, तो फिर नहीं भूलेगा। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। नेक्स्ट, I.A. Richards called this poem, I.A. Richards जो कि एक क्रिटिक थे, न्यू क्रिटिसिज्म के में इनका कंट्रीब्यूशन था, उससे एसोसिएटेड है ये। इन्होंने इस पोएम को क्या बोला था, इक्विवेलेंट टू एन एपिक, ये एक एपिक के बराबर है। जो वेस्टलैंड है वो एक एपिक के बराबर है, महाकाव्य के बराबर है। एंड कॉइंड द फ्रेज, और उन्होंने एक फ्रेज इजाद किया था, कॉइंड मतलब बनाया था, अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। ये पोएम कैसी है, ये सॉन्ग की तरह है, म्यूजिक की तरह है। और किस चीज की म्यूजिक, आइडियाज, अलग अलग आइडियाज है इस पोएम में, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फेमस फ्रेजेस, कुछ फेमस फ्रेजेस हैं, आते ही हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ठीक है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, एंड आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये तो ओपनिंग लाइन है, ये जो है ये ओपनिंग लाइन है, हमेशा याद रखेंगे ओपनिंग लाइन, ठीक है। ये चौसर के वर्क से लिया गया कैंटरबरी टेल्स में, जहाँ पे अप्रैल को स्वीटेस्ट मंथ बताया गया है। तो जो चीज पहले एंशिएंट टाइम में स्वीटेस्ट थी, अच्छी थी, वो मॉडर्न टाइम में क्या क्रूएल हो गई है। यहीं से एक बहुत अच्छा थीम आएगा, अभी बाद में चल के बात करेंगे कि आज जो क्रूएल है वो कभी ना कभी एंशिएंट में स्वीट हुआ करता था।
आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये भी एक बहुत पावरफुल लाइन है। एंड जो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन है, लास्ट की जो कंक्लूडिंग लाइन है, शांति शांति शांति, ठीक है। द पोएम फॉलोज द लेजेंड ऑफ होली ग्रेल, होली ग्रेल की कहानी है इसमें, ठीक है। और लेजेंड मतलब होती है कहानी, होली ग्रेल एंड द फिशर किंग, होली ग्रेल की कहानी हो और फिशर किंग की कहानी है, कंबाइंड मिली हुई है विद विग्नेट्स, विग्नेट्स मतलब होते हैं पिक्चर्स, इमेजेस ऑफ कंटेम्पररी ब्रिटिश सोसाइटी। तो इसमें होली ग्रेल से रेफरेंसेस लिए गए हैं, फिशर किंग की लाइफ से रेफरेंसेस लिए गए हैं, और जो कंटेम्पररी उस समय की जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उससे इमेजेस लिए गए हैं। ऐसे वर्ड्स के माध्यम से इमेजेस बनाए गए हैं कि आपको पूरी सोसाइटी दिखने लगेगी अपनी आंखों से। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। पहला क्वेश्चन तो यहीं से, अगर बहुत इजी, बिहार के जो वो होते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर हुआ था, या कोई भी अगर इजी कोई क्वेश्चन माना जाता है तो यही माना जाता है सबसे इजी, कि कौन कौन से पार्ट हैं, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ऐसे। तो ये 5 हमारे पार्ट्स हैं, इसको भी याद करना होता है। याद तो हो जाते हैं, बट पहला दूसरा कौन सा है, किसके बाद क्या आता है, ये कंफ्यूजन होता है। इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट लाफ एट मी। तो इसका ऐसे मैंने बनाया था कि देखिए, पंजाब में पता नहीं हमारे कल्चर में इधर तो नहीं बोलते, पंजाब में मैंने सुना है बीजी बोलते हैं, बी और जी, बड़ी बहन को या भाभी को ऐसे बोलते हैं, बीजी। तो मैंने ये बनाया था कि बीजी को एफडी कराना है ना, बीजी को एफडी जो बैंक में कराते हैं, पैसे जमा करते हैं, एफडी कराना है, ठीक है, कराना है। तो हम लोगों को बस इससे मतलब है, बीजी से मतलब है और एफडी से मतलब है ना। और जॉब लग जाएगी तो एफडी पे एफडी होगी, है ना। तो बीजी मतलब, बीजी को एफडी करानी मतलब बी से बरियल, हमें सिर्फ एक एक वर्ड चाहिए और हम क्रोनोलॉजी में मिला लेंगे। बीजी से बरियल अगर पता चला तो मतलब पहला बरियल वाला है। दूसरा जी से गेम, दूसरा क्या है, गेम है, तो हमारा 2 मिल गया। बीजी को, तो बीजी से बरियल और गेम, तो तुरंत हम मिला लेंगे कि पहला दूसरा ये हो गया। को इसको हटाते हैं, एफडी कराना है, एफडी से फायर और डी से डेथ, फायर और डेथ ये तीसरा है और ये चौथा है। जो बच गया लास्ट, वो लास्ट है, 5वां है, व्हाट द थंडर सेड, उसका है ही नहीं। ऐसे मैंने याद किया था, अगर आपको लोगों को कारगर लगे तो आप इसको लीजिएगा, वरना कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। जिसको जैसे याद हो वो वैसे याद करें। फिर है, अब इसका इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से हुए थे, सोर्सेस क्या थे इस वर्क को लिखने के लिए। तो सोर्सेस समझिए कि अनगिनत थे, उनके अपने एक्सपीरियंस थे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उस समय की जो सोसाइटी थी, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ बुक्स को रेफर किया था तो वो था जेसी वेस्टन का बुक थी यहाँ पे, फ्रॉम रिचुअल्स टू रोमांस 1920 में पब्लिश हो रही है, ठीक है, फ्रॉम रिचुअल्स टू रोमांस 1920। एक तो इनका सोर्स ये था, और दूसरा था जेम्स जे फ्रेजर, इनकी जो बुक थी द गोल्डन बो 1906 टू 1915, इतने टाइम में पब्लिश हुई है, ये 12 वॉल्यूम्स में आई थी, ठीक है, 12 वॉल्यूम्स में। कौन सी, द गोल्डन बो 1906 टू 1915 के बीच में पब्लिश हुई थी। इन्फ्लुएंस्ड हिम टू राइट द पोएम, ठीक है। तो ये सारी जो वर्क थी, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया पोएम लिखने के लिए, ये कुछ क्रिटिक्स का मानना है ये। लेकिन अगर सही में देखें तो इलियट ने इस पोएम को 1914 में ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। इस तरह की जो बड़ी पोएम्स होती हैं वो धीरे धीरे लिखी जाती हैं, कि कुछ लिखा, फिर सोचा, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समाज में कुछ और हो रहा है तो फिर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1 गो में आप बैठे और एक पोएम, वेस्टलैंड जैसी पोएम आप लिख के बैठ गए, ऐसा नहीं है। पहला जो हमारा सेक्शन है वो है द बरियल ऑफ द डेड। इट टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम अ लाइन, ये इसका टाइटल कहाँ से आता है, एक लाइन इन द एंग्लिकन, जो कि एंग्लिकन मतलब इंग्लिश से रिलेटेड, बरियल सर्विस एंड एक्सप्रेस डिस्पेयर। तो जो बरियल सर्विस होती है, दफनाने वाली जो सर्विस होती है इंग्लैंड में, वहां से ली गई है, एंड एक्सप्रेस डिस्पेयर, और दुख को व्यक्त करती है, ठीक है। दिस सेक्शन
दिस सेक्शन सेट्स अप द मेन थीम। मेन थीम इसी सेक्शन में पोयम की जो मेन थीम है वो स्टैब्लिश हो जाती है कि किस बारे में है। देखिए पोयम बहुत हैप्पी तो नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। अगर आप उदास हैं, टेंशन में और ये पोयम पढ़ लेंगे तो आप और डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। ऑफ द पोयम बाय एस्टैब्लिशिंग द मॉडर्न सिटी, तो ये क्या करती है, थीम स्टैब्लिश कर देती है, कैसे एक मॉडर्न सिटी की सेटिंग बनाती है, एंड द रियल वेस्टर्न ऑफ द पोयम। और इस यही जो मॉडर्न सिटी है उस टाइम की थी, उसको उन्होंने वेस्टलैंड बोला है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस यहाँ पे बता देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है ना, कि बिना कुछ एक्स्ट्रा बताए। द बरियल ऑफ द डेड में क्या है ये बरियल ऑफ द डेड? एक ग्रीक गॉड थे अडोनिस, ठीक है, अडोनिस। तो ग्रीक मैथोलॉजी में एक रिचुअल होता था कि गॉड ऑफ फर्टिलिटी, अडोनिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी। आपके यहाँ हमारे तरफ एक पूजा होती है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है, जब हमारे यहाँ जब बुआई होती है सीजन में, तो एक हरियाई माता की पूजा होती है ना, कि मतलब कि जो ग्रीनरी, जो गॉडेस ऑफ ग्रीनरी है, उनकी पूजा होती है। जो भी बीज हम बोते हैं उसमें से कुछ बीज निकाल कर रख लेते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। सेम काइंड ऑफ ये वैसा ही कुछ था, ठीक है। तो गॉड ऑफ फर्टिलिटी की एक एफिजी बना के, एक पुतला बना के गॉड ऑफ फर्टिलिटी को क्या करते थे, समुद्र में बहा देते थे, ठीक है। और ये समुद्र, ये होता क्या था कि जो ये एफिजी थी, इस तरह का सिस्टम था कि मान लीजिए एक रिचुअल ही था कि एक घाट पे, यहाँ पे इस गांव के एक घाट पे आपने पानी में बहा दिया इस एफिजी को, और आपने उसको माना है कि ये हमारे फर्टिलिटी गॉड हैं। पता चला कि उस नदी वो बहते बहते किसी और क्षेत्र में, किसी और किनारे पे जाके वो एफिजी लग जाती थी। तो लोगों का ये मानना था कि हमने एक जगह उनको बरी किया, फर्टिलिटी गॉड ऑफ फर्टिलिटी को, लेकिन वो कहीं और जाके फिर से सामने आ गए। ये एक सिंबॉलिक प्रोसेस था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बरियल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं और जाके रीजेनरेशन होता है। जैसे कि आप बीज खेत में बोते हैं, आप बरियल करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वही फर्टिलाइज हो जाता है, जब उसमें से प्लांट्स निकलते हैं, तो क्या होता है, रीजेनरेशन, ठीक है। तो बरियल लीड्स टू रीजेनरेशन, ओके। ये होता था, मतलब ये सभी कल्चर में, और एक ऐसा वहां पे रिचुअल होता था ग्रीक में। लेकिन वेस्टर्न, लेकिन टी.एस. एलियट इसको कैसे देख रहे हैं? टी.एस. एलियट कह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में ऐसा होता होगा कि बरियल होता था और रीजनरेशन होता था, लेकिन ये क्या है, ये वेस्टलैंड है। यहाँ पे बरियल तो होता है लेकिन रीजनरेशन नहीं होता है। बरियल ऑफ द डेड, कि जो मरा हुआ इंसान बरीड हो गया, लेकिन उसका रीजनरेशन नहीं है। एक मतलब ये हुआ। दूसरा, अगर हम मतलब निकाले तो इसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। ये मतलब निकालने वाले के टैलेंट पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कि उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उस वक्त मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की डेथ हुई थी, सिविलियंस की डेथ हुई थी। तो एक तरीका था जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, कि ये एक तरीका था उन डेड लोगों को भूलने का, यानी कि बरीड करने का। जब हम बरी कर देते हैं तो भूल जाते हैं। तो यही है कि बरियल ऑफ द डेड, कि अब तो डेथ खत्म हो गया, अब हमें उन्हें बरी करके आगे बढ़ना है, और क्या है समाज में बचा हुआ, ठीक है, वो देखना है। तो ये हो सकता है मीनिंग यहाँ पे। द सेक्शन इज मेड ऑफ 4 विग्नेट्स। विग्नेट्स अभी मैंने बताया था, पिक्चर्स, इमेजेस। तो ये जो सेक्शन है बरियल ऑफ द डेड, इसमें 4 विग्नेट्स हैं, यानी कि इमेजेस देखेंगे। पहला सीन क्या आता है, द फर्स्ट स्पीकर, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक स्पीकर है, एंटर्स द पोएम, पोएम में आता है एज एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, हु ड्रिंक्स कॉफी, कॉफी पीता है, एंड टॉक्स फॉर द स्पेसिफिक एंड आर्टिफिशियल टाइम इंक्रीमेंट ऑफ एन आवर। वो स्पेसिफिक और आर्टिफिशियल टाइम के बारे में बात करता है, जो पहला स्पीकर है, ठीक है। सेकेंड घटना इसमें क्या होती है, द सेकेंड पार्ट लॉन्चेस into a description of a very, एक सीन आता है, ड्राई, डस्टी एंड डेजोलेट वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया का पिक्चर बनाया जाता है। सेकंड पार्ट ये इसी का है, बरियल ऑफ द डेड में। ये सेकंड पार्ट नहीं है, ये अलग अलग मतलब वॉइसेस हैं, पिक्चर्स उसमें बनाए गए हैं फर्स्ट पार्ट में ही। तो हम देखते हैं कि ड्राई, सूखा हुआ, डस्टी, डेजोलेट वर्ल्ड है, ठीक है। उसमें एक गर्ल है, अ गर्ल वंस नोन एज द हियासिंथ गर्ल, एक लड़की जो कभी उसको हियासिंथ गर्ल के नाम से जाना जाता था।
स्पीक्स बोलती है ऑफ हाउ शी इज नीदर लिविंग नॉर डेड, वो बता रही है कि कैसे वो ना वो जिंदा है और ना ही वो मरी हुई है। द कैरेक्टर फिनिशियन सेलर अपीयर्स इन द पार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फिनिशियन सेलर का कैरेक्टर किस पार्ट में आता है, वो 2 बार आता है, लेकिन पहली बार वो इसी बेरियल ऑफ द डेड में आता है, ठीक है। डेथ बाय वाटर में इसी फिनिशियन सेलर की डेथ होती है। फिर एक और चीज देखते हैं हम कि इस पार्ट में मैडम सोसोस्ट्रीज आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैडम सोसोस्ट्रीज किस पार्ट में आती है, यही चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पोएम पढ़ते लाइन बाय लाइन तो वो आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप सिंक करता। अब यहाँ पे आपको बस दवा की तरह, मेडिसिन की तरह लेके निकलना है, तभी आप जानते हैं कि कैसे इसको निकलेंगे। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे इसमें। तो पहले पार्ट में मैडम सोसोस्ट्रीज आती हैं जो कि पढ़ती हैं, रीड करती हैं टैरो कार्ड्स पढ़ती हैं एंड मेक्स प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करती हैं दैट विल बी फुलफिल्ड इन लेटर पार्ट्स ऑफ द पोएम। तो जो उनकी भविष्यवाणी है वो पोएम के अगले पार्ट्स में मतलब कंप्लीट होगी, कुछ कुछ सच होती है। फिर हम इसमें एक और चीज देखते हैं, द सेक्शन मेंशन जो द बरियल ऑफ द डेड है उसमें मेंशन है अनरियल सिटी। अनरियल सिटी किसको कहा गया है? लंदन को, ठीक है, लंदन को अनरियल सिटी कहा गया है। द सिविलाइजेशन पोर्ट्रेड इन द पोएम, तो क्या है द अनरियल सिटी, द सिविलाइजेशन पोर्ट्रेड इन द पोएम, जिस सिविलाइजेशन की बात हुई है इस पोएम में, विच हैज बीन अनडन बाय डेथ। इतनी डेथ हुई है, यही वर्ल्ड वार का पूरा सीन समझिए आप, कि इतनी डेथ हुई है कि पूरी सिटी क्या हो गई है? बैरन हो गई है, डेजोलेट हो गई है, मनहूस हो गई है। द स्पीकर सीज अ पर्सन, अब इसमें द बरियल ऑफ द डेड की ही बात हुई है कि जो स्पीकर है हमारा, अभी तक पता नहीं चला कि स्पीकर कौन है, एक पर्सन को देखता है, ही नोज एंड क्राइज आउट आफ्टर हिम। तो एक पर्सन को देखता है जिसको वो जानता है, उसको देख के वो रोता है, ठीक है। आस्किंग, उससे पूछ रहा होता है, इफ द कॉर्प्स ही हैज प्लांटेड, कि जो डेड बॉडीज उसने प्लांट किए थे इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में, हैज बिगन टू स्प्राउट, क्या वो निकलने शुरू हो गए हैं, प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। एंड कॉलिंग हिम अ हिपोक्रेट रीडर, डॉपलगैंगर एंड ब्रदर। डॉपलगैंगर मतलब होता है आपका अपना ही हम शक्ल, ठीक है, एंड ब्रदर। तो कुल मिला के आप जब पढ़ेंगे लाइन तो बहुत एक क्रूशियल सीन है जब वो कहता है कि जो तुमने डेड बॉडीज बोई थी अपने बागीचे में, क्या उसमें से मतलब वो जो बीज तुमने डेड बॉडीज बोई थी, क्या उसमें से प्लांट निकलने शुरू हो गए या रैट्स ने खा लिए, ठीक है। तो ये भी सीन पहले वाले सेक्शन में आता है, द बरियल ऑफ द डेड में। तो मोटा मोटी देखें तो इतना था उसमें। दूसरा पार्ट होता है BG, बरियल ऑफ द डेड, G, अ गेम ऑफ चेस। इसमें क्या है, द टाइटल ऑफ द सेक्शन, ये जो सेक्शन का जो टाइटल है द गेम ऑफ चेस, कम्स फ्रॉम जेकोबियन प्लेराइट। जेकोबियन एज के एक प्लेराइट थे, थॉमस मिडल्टन। इनके 2 प्लेस से लिया गया है, एक अ गेम ऑफ चेस एंड वुमेन बिवेयर वुमेन। ये 2 प्लेज हैं किसके? थॉमस मिडल्टन के, और वहीं से ये लिया गया है टाइटल। दिस सेक्शन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फेलियर ऑफ लव सेक्सुअलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा लव और सेक्सुअलिटी में जो फेलियर है ना, इन द मॉडर्न एज, उस पे बेस्ड है। द सेक्शन बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमन। ये जो सेक्शन है ये कैसे शुरू होता है कि एक वुमन है, उसका डिस्क्रिप्शन है, एक वुमन है सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल चेयर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत चेयर पे बैठी हुई है, दैट लुक्स लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन। और वो चेयर कैसी है? ऐसे लग रही है कि कोई थ्रोन है, सिंहासन है जो जल रहा है। शी ऑक्युपाइज स्प्लेंडेड ड्राइंग रूम। उसका जो ड्राइंग रूम है बहुत खूबसूरत, बहुत मेस्मराइज करने वाला, विद लैविश डेकोरेशंस एंड ओपन हेयर, ठीक है, बाल खोल के बैठी हुई है। अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जो ब्रॉथल की जो सेटिंग होती है वैसा है, ठीक है। आप मॉडर्न एज को अपने दिमाग में रखेंगे और इस पोयम को उससे कोरिलेट करेंगे। अब ये लाइन मैंने यहाँ पे स्पेशली रख दिया कि आपका एक रिवीजन हो जाए कि ये जो सीन था बर्निश्ड थ्रोन वाला, अब जब लाइन पढ़ेंगे आप तो वो जो लाइन है द बार्ज शी लाइन, ये है दूसरी वाली, ये जो लाइन है ये वेस्टलैंड की लाइन है। द चेयर शी सैट इन, ये जो औरत बैठी हुई है बर्निश्ड थ्रोन पे, जो कि एक ब्रॉथल का सिचुएशन मैंने भी बताया है,
तो उसकी लाइन टीएस एलियट ने क्या लिखी यहाँ पे देखेंगे तो चेयर शी सैट इन, जिस चेयर पे वो बैठी थी, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, जो कि एक बर्निश्ड थ्रोन के जैसे था, जलता हुआ सिंहासन था, ग्लोड ऑन द मार्बल, ऐसा लग रहा था कि वो मार्बल पे ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, ये वेस्टलैंड की लाइन है। ये एग्जाम्पल है अल्यूजन का। अल्यूजन मतलब पासिंग रेफरेंस, किसका? एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से ये अल्यूजन लिया गया है। शेक्सपियर क्या लिखते हैं एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में? द बार्ज शी सैट इन, बार्ज मतलब होती है बड़ी सी नाव, द बार्ज शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, यहाँ भी बर्निश्ड थ्रोन है, सेम सेम है, लेकिन शेक्सपियर ने बार्ज यूज किया है, बोट, और इन्होंने चेयर यूज किया है टीएस एलियट ने। बर्न ऑन द वाटर, अब वो क्या है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में क्या है कि जो बार्ज है ऐसा लग रहा था कि पानी पे जल रहा हो। एक सीन है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में जब क्लियोपाट्रा जाती है एंटनी की तरफ से ऑक्टेवियस से लड़ाई करने, तो समुद्र में लड़ाई हो रही है, वो जिस नाव पे बैठी है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जिस नाव पे बैठी थी ऐसा लग रहा था वो सिंहासन पे बैठी हो और पानी में लड़ाई हो रही थी समुद्र में, तो ऐसा लग रहा था कि वो बर्न ऑन द वाटर। सोचिए ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे, बर्न और वाटर कैसे पॉसिबल है? तो बर्न ऑन द वाटर, ऐसा लग रहा था पानी पे जल रहा हो वो सिंहासन। अब आपके लिए एक और फैक्ट बता देती हूँ कि जो स्पीच इनोबार्बस बोलता है, कौन बोलता है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में? इनोबार्बस। पीजीटी वाले ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे कि शेक्सपियर के बार्ज को टीएस एलियट ने चेयर किया, ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न एज की सेटिंग है। बर्निश्ड थ्रोन को बर्निश्ड थ्रोन रखा है, बर्न को ग्लोड किया है, और वाटर को मार्बल किया है। इतने चेंजेस है, मैंने रख दिए हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। द पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द रूम, ये जो रूम में बैठी हुई है मैडम, एक जो ब्रॉथल टाइप का जो सेटिंग है, तो पेंटिंग लगी हुई है उनके रूम में, टेल्स द स्टोरी, तो उस पेंटिंग में क्या स्टोरी लगी है, मतलब किसकी स्टोरी है? पेंटिंग्स के माध्यम से, पेंटिंग इज अ ग्रेट टूल टू डिस्कवर, टू नरेट अ स्टोरी, टू नरेट एनीथिंग। नैरेटिव का एक पार्ट है, जरूरी नहीं कि हमेशा नॉवेल में और ड्रामा में आप एक स्टोरी बताते हैं, आप पेंटिंग के माध्यम से भी स्टोरी बता सकते हैं। तो उसमें किसकी स्टोरी थी? फिलोमेल की स्टोरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस पार्ट में फिलोमेल की कहानी है, तो रेफरेंस आता है फिलोमेल का, तो सेकंड पार्ट में। अ मेडन, जो कि एक मेडन थी, लड़की थी, हु वाज रेप्ड, जिसका रेप हुआ था। एट द एंड ऑफ देयर स्टोरी, और लास्ट में, शी एंड द रेपिस्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइटिंगेल्स, तो ये दोनों नाइटिंगेल्स में चेंज हो जाते हैं, वो और उसका रेपिस्ट, एंड सिंग द सैड सॉन्ग्स जुग जुग। ठीक है, मुझे लगता है कि वही सिर्फ फिलोमेल ही सिर्फ होती है नाइटिंगेल में तब्दील, और वो गाना गाती है जुग जुग, जुग जुग का सॉन्ग गाती है। द सेकेंड पार्ट, जो द गेम ऑफ चेस है ऑफ दिस सेक्शन, शिफ्ट्स टू लंदन, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो उसकी सेटिंग लंदन में हो गई है। लंदन के बार रूम में, एक बार रूम है, उसमें दो औरतें बैठ के बात कर रही हैं, वेयर टू वुमेन डिस्कस अ थर्ड वुमेन, दो वुमेन बैठ के एक तीसरे वुमेन की बात कर रही हैं। ठीक है, द टू वुमेन ऑफ दिस सेक्शन, जो दो महिलाएं बैठ के बात कर रही हैं आपस में, रिप्रेजेंट करती हैं टू साइड्स ऑफ मॉडर्न सेक्सुअलिटी, जो आज की मॉडर्न सेक्सुअलिटी है उसके दो साइड हैं। एक तो बैरननेस है, वन साइड ऑफ दिस सेक्सुअलिटी इज ड्राई एंड बैरन, कुछ लोग हैं जिनको सेक्सुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो सब चीज से डिटैच हो चुके हैं, ड्राई एंड बैरन। while the other side, दूसरा साइड ये भी है, is a rampant मतलब बिना सोचे समझे एक के बाद एक। fecundity मतलब होता है काइंड ऑफ रीजेनरेशन, है ना, काइंड ऑफ रीजेनरेशन। तो पावर ऑफ क्रिएशन, रीजेनरेशन, इस तरह की चीजें एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ कल्चर एंड रैपिड एजिंग। तो एक साइड एक कुछ लोग ऐसे हैं, अब मॉडर्न एज में देखेंगे कि जिनको, कुछ लोगों को सेक्सुअलिटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग को बहुत ज्यादा है, वो इसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एसोसिएटेड विद लैक ऑफ कल्चर देखने को मिलता है, और रैपिड एजिंग। ठीक है, कि एज भी हो रही है, एज के साथ साथ लोग ऐसे ही ट्रिवियल वर्क्स में इन्वॉल्व हैं। अब मैंने दो नाम लिख दिए हैं, लिल एंड एल्बर्ट। ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि लिल और एल्बर्ट का रेफरेंस किस में आता है, तो गेम ऑफ चेस में आता है। ठीक है, इसको ऐसे आप देखिए, आप लोग ना ट्रिक बनाया करिए कि लिल और एल्बर्ट, मान लीजिए दो कपल हैं,
कपल ही मिलके तो चेस खेलेंगे, मतलब कि दो तो चाहिए ना चेस खेलने के लिए। तो चेस, गेम ऑफ चेस, ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं, कैसे भी उठ पटांग कुछ भी करके बस आप फैक्ट्स को बैठाने की कोशिश करिए। तो लिल और एल्बर्ट दो लोग हैं और दोनों मिलके क्या, चेस खेलने के लिए दो लोग चाहिए, तो आप इसको चेस से जोड़ सकते हैं। तो ये जो लिल हैं और एल्बर्ट हैं, कि एल्बर्ट जो हैं वो सोल्जर हैं, वो आ रहे हैं, और लिल उनकी वाइफ हैं। अब नाउ उनके एब्सेंट में जो लिल हैं वो अलग अलग लोगों के साथ इनका जो फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं, और जब एल्बर्ट आ रहे हैं तो अब इनके अपने डिकेइंग बॉडी को से बहुत परेशान है, अभी गुड लुकिंग होना चाहते हैं कि कहीं एल्बर्ट को कुछ शक ना हो जाए। इस तरह की जो सोचिए कि सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग आपस में बात कर रही हैं, लिल और इनके साथ एक और वुमन है। फेमस लाइन है, माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, एक इस सेक्शन की, यस बैड, स्टे विद मी, मेरे साथ रुको, स्पीक टू मी, बात करो मेरे से, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं हो, स्पीक। इससे पता चलता है कि एक पर्सन कितना डेस्परेट है बात करने के लिए। एंड द सेकंड वन इज कंप्लीटली नम, उसके पास कोई इमोशन ही नहीं है, कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने के लिए। एंड द अदर वन इज गोइंग ऑन हिम, कि नहीं बात करो बात करो। इस तरह की आप देखिए डेस्परेशन, ये लाइन है पोएम की। तो हमने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज द फायर सरमन। द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन इज टेकन फ्रॉम अ सरमन। इस सेक्शन का जो टाइटल है द फायर सरमन, ये एक सरमन से लिया गया है, गिवन बाय बुद्धा। अब देखिए टी.एस. एलियट वाज सच अ जीनियस, सच अ ग्रेट राइटर, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो दुनिया पूरे ग्लोब के कल्चर से लेना हो या किसी के कंट्री से कोई रेफरेंस लेना हो, स्पिरिचुअल बुक से लेना हो। सोचिए कि इस इंसान ने कितना पढ़ा होगा, है ना। मैं एक चीज बता दूं कि टी.एस. एलियट वो बैंक में जॉब करते थे, वो फुल टाइम राइटर नहीं थे, जो आज के लोग होते हैं फुल टाइम राइटर नहीं होते हैं। और टी.एस. एलियट ने कहा था कि मैं वैसी पोएम कभी नहीं लिखूंगा कि कोई उठे बैठे और मेरी पोएम कैसे भी पढ़ ले। मेरी पोएम पढ़ने से पहले लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ही वाज राइट, सही बोल रहे थे वो। ऐसा वेस्टलैंड लिखा कि बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो बुद्धा के एक सरमन से ये टाइटल लिया गया है, इन विच, जिसमें ही परसुएड्स हिज फॉलोअर्स, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स को क्या कहते हैं, परसुएड मतलब कन्विंस करते हैं, टू गिव अप, त्याग देने के लिए, अर्थली पैशंस, जितने भी आपके अर्थली पैशंस है, मटेरियलिस्टिक आपका इंटरेस्ट, उसको छोड़ दीजिए, एंड सीक स्पिरिचुअल रिजनरेशन, और इस मतलब गॉड से कनेक्टेड हो जाओ, स्पिरिचुअल रिजनरेशन देखो, अपने सोल को जगाओ। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन है, 3, ठीक है। थर्ड वाला जो सेक्शन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में इलियट शोकेसेस द स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो मॉडर्न वर्ल्ड के स्टेरिलिटी मतलब बांझपन को दिखाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन इसका एकदम खत्म हो चुका है, फर्टिलिटी के नाम पे 0 है, उस चीज को दिखाते हैं। इन विच, जिसमें लव हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेक्स। लव का मतलब मॉडर्न एज में सेक्स से ही बस लगाया जाता है, सेक्स मतलब लव, लव मतलब सेक्स। जो ट्रू मीनिंग ऑफ लव है वो डिसअपियर हो चुका है। एंड रियल इमोशनल कनेक्शन, और रियल इमोशनल कनेक्शन क्या है, मीनिंगलेस फिजिकल इंटीमेसी। जो रियल इमोशनल कनेक्शन होता है उसको रिप्लेस कर दिया गया है फिजिकल इंटीमेसी से। आपने देखा होगा जेसी वेस्टन का जो टाइटल था, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। आखिर कहना क्या चाह रहे, एक चीज मैं बता दूं, देखिए एंशियंट टाइम्स में इनका कंसर्न यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में जो हमारे मैथोलॉजीज हैं उनमें अगर हम देखते हैं उधर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बने हैं, लेकिन तब पर्पस ये था फ्रॉम रिचुअल, वो एक रिचुअल होता था कि रीजेनरेशन के पर्पस से, कि हमें कॉस्मोस को, दुनिया को, इस रेस को आगे बढ़ाना है और इसलिए हम क्या रीजेनरेट कर रहे हैं। तो पर्पस तब कुछ और होता था। तो ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते थे ये एक बड़े ही पायस पर्पस के साथ किए जाते थे कि आप रीजनरेशन, और रीजनरेशन एक आसान काम मतलब पर्पस नहीं है। रीजनरेशन मतलब कि आप सोचिए कि बड़े ही आपके जो आप इमोशनली कुछ और सोच रहे हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ग्रेट टास्क है कि जब आप पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे एक रेस को आगे ले जाने के पर्पस से क्या रीजनरेशन का वर्क कर रहे हैं।
लेकिन यही रिप्लेस हो गया मॉडर्न एज में। क्या है कि ये जो सेक्सुअलिटी हो गई, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं, वो क्या हो गया है, वो सिर्फ प्लेजर पर्पस के लिए हो गया है। ठीक है, कि वो सिर्फ मॉडर्न एज में सिर्फ प्लेजर पर्पस के लिए ही सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती हैं। इसी बात का रोना है टी.एस. एलियट को। फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, अब सिर्फ पर्पस रोमांस तक रह गया है, जो कि पहले कभी एक रिचुअल हुआ करता था। आज के टाइम में इंसान रीजनरेशन में बिलीव नहीं करता, वो अब सिर्फ और सिर्फ उसको प्लेजर लेना है। ठीक है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में देयर इज अ लॉन्ग एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटर। लिटर मतलब होता है कूड़ा फेंकना। लिटर एंड रैट इन्फेस्टेड लंदन। तो इसमें एक बड़ा ही लंबा सा एक विविड मतलब जीवंत डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, लंदन का, जो कि कूड़ा कचरा और रैट से भर चुका है ना। कितनी गंदगी है लंदन में। आप जब देखेंगे ये डिस्क्रिप्शन, पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको लगेगा कि हमारे यहाँ ही ये सिचुएशन नहीं है, हर जगह है। इन दिस सेक्शन द फेमस टाइपिस्ट सीन अपीयर्स। टाइपिस्ट सीन, यही सेक्सुअलिटी की पूरा का पूरा सेक्शन ही सेक्सुअलिटी, लव एंड इमोशन, पैशन, इस पे बेस्ड है। टाइपिस्ट गर्ल है, ठीक है, वो जॉब से आती है, उसका जो बिलीवर्ड है वो आता है, वो लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और वो उसका बिलीवर्ड चला जाता है, एंड शी बिहेव्स लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं। वो अपना उठती है, अपना फिर से वो कुछ काम करने लगती है ना, तो घर के काम करने लगती है। उसका उसमें इस सीन से, टाइपिस्ट के सीन से ये दिखाया जाता है कि कितना अनइमोशनल हो चुका है जो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई लव नहीं है। यू आर डूइंग जस्ट फॉर प्लेजर पर्पस, यू आर डूइंग जस्ट फॉर इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, है ना। ये चीज दिखाई गई है। द स्पीकर इज फिशिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये जो सेक्शन है थर्ड वाला, उसमें दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो मछली पकड़ रहा है, कहाँ पे, फिशिंग कर रहा है, जो रिवर थेम्स के किनारे, म्यूजिंग ऑन हिज ब्रदर्स एंड फादर्स डेथ, और अपने ब्रदर और फादर के डेथ के बारे में सोच रहा है। द स्पीकर इज प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब होता है प्रस्ताव देना। तो स्पीकर इज प्रोपोजिशन बाय मिस्टर यूजेनाइट्स। एक मिस्टर यूजेनाइट्स आते हैं और वो प्रस्ताव देते हैं किसको, स्पीकर को, द वन आइड मर्चेंट। यूजेनाइट्स कौन है, ये पूछता है, मैचिंग में दे देता है, मैच द वर्ड्स में, कि यूजेनाइट्स कौन थे, वन आइड मर्चेंट। और ठीक है, तो ये वन आइड मर्चेंट ऑफ मैडम सोसोस्ट्रेस। मैडम सोसोस्ट्रेस जब आप टैरो कार्ड दिखा रही होती हैं, तो उसमें एक कार्ड इसका भी होता है। तो स्पीकर को ये प्रस्ताव देते हैं मिस्टर यूजेनाइट्स, और क्या करते क्या है, यूजेनाइट्स टेक्स द स्पीकर टू अ मीटिंग प्लेस। एक मीटिंग प्लेस पे लेके जाते हैं स्पीकर को यूजेनाइट्स, फॉर होमोसेक्सुअल ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होते हैं प्रयास, ठीक है। तो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए यूजेनाइट्स जो है स्पीकर को कहीं लेके जाते हैं। आप बस देखते रहिए कि किस तरह से जो लव, इमोशन, सेक्सुअलिटी वो डिग्रेड हो रही है मॉडर्न एज में। द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज टाइरेसियस। थर्ड सेक्शन में आता है कि जो स्पीकर है अपने आप को कहता है कि मैं टाइरेसियस हूँ। टाइरेसियस कौन था, एक फिगर था, मतलब एक पर्सनालिटी थी फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी में, एक कैरेक्टर था टाइरेसियस, दैट इज ब्लाइंड बट कैन सी द फ्यूचर। वो ब्लाइंड है, ठीक है, और लेकिन वो फ्यूचर देख सकता है। उसको श्राप मिला था कुछ, इसका भी एक अलग कहानी है, जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्यों ये ब्लाइंड हो गया है और क्यों इसको ये एबिलिटी मिली कि ये फ्यूचर देख सकता है। तो स्पीकर टाइरेसियस है। देखिए, कहने को तो कह सकते हैं आप कि विस्लन का स्पीकर टाइरेसियस है, लेकिन जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 सेक्शंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, और अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग इंसान, वो कोई कभी भी बोलने लग रहा है, कभी लड़की बोल रही है, कभी कोई टाइरेसियस बोल रहा है, कभी कोई और बोल रहा है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर स्पीकर नहीं हो सकता। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऑप्शन के बेस पे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर ले जाते हैं। इलियट पोर्ट्रेज टाइरेसियस एज हर्माफ्रोडाइट। टी.एस. एलियट ने टाइरेसियस को एज अ हर्माफ्रोडाइट पोर्ट्रे किया है। हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु इज मेल एंड फीमेल एट द सेम टाइम, जो मेल भी है एंड फीमेल भी है। तो हम इस पोएम में टाइरेसियस हर्माफ्रोडाइट के तौर पे पोर्ट्रे किया है कि वो मेल भी है टाइरेसियस, फीमेल भी है। ही इज ब्लाइंड, अंधा है, बट कैन सी द फ्यूचर। टाइरेसियस वॉचेज अ यंग फीमेल। यही टाइरेसियस किसको देखता है, फीमेल टाइपिस्ट को,
देखता है, एंड अ क्लर्क, और जो उसके जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाती है वो क्लर्क होता है। तो उन लोगों को हैविंग सेक्स, तो उनके रिलेशनशिप के दौरान ये देखता है टाइरेसियस टाइपिस्ट को और क्लर्क को। एक कोटेशन है, लिटिल स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई फिनिश माई सॉन्ग। अगर आप लोग आंसर तो करते नहीं है, नहीं तो आप लोगों को बताना चाहिए, बनता ये था कि आप लोग बताएं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। मैं बता देती हूँ, स्पेंसर के वर्क से ली गई है, एपिथेलेमियन से ली गई है, ठीक है। डेथ बाय वाटर, ये हमारा 4th सेक्शन है, सबसे छोटा है। इट इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 5 सेक्शंस, ठीक है। ये सबसे छोटा सेक्शन है। इट डिस्क्राइब्स फ्लेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि फ्लेबस का जिक्र किस सेक्शन में आया, तो 4th वन में आया है। द फिनिशियन, यही है फ्लेबस, वो फिनिशियन सेलर हु डाइड बाय ड्राउनिंग, तो वो डूब के मरा था। ये एक्चुअली एक मर्चेंट था फ्लेबस, और ये नाव से अपना मर्चेंट था, तो नाव पे बिजनेस करता रहा, आना जाना इसका लगा रहता था। इसकी पूरी जिंदगी समुद्र में ही कटी, क्योंकि एक मर्चेंट था, बिजनेस करता था अपना। मरा भी तो समुद्र में डूब के मरा, और इतना गहरे पानी ने इसको इतना गहरा ले जाके डुबोया कि ये निकल नहीं पाया। आप देखेंगे कि बरियल तो है, रीजेनरेशन मॉडर्न एज में नहीं है, वो ऊपर आ ही नहीं पाता है। इलियट emphasizes the gravity of Phlebas' death. फ्लेबस के डेथ की जो सीरियसनेस है, यानी ग्रेविटी, जो सीरियसनेस है, उस पे एम्फसाइज करते हैं इलियट, और कहते हैं एंड क्लेम्स दैट अनलाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट रिजरेक्शन, जैसे क्राइस्ट के रिजरेक्शन के जस्ट विपरीत, एंड द फिशर किंग, और फिशर किंग के फेट के विपरीत, वी ह्यूमंस विल ऑल मीट द फेट ऑफ फ्लेबस, हम सभी ह्यूमंस का यही फ्लेबस का ही हाल होना है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा गेटिंग एंड स्पेंडिंग में हमारी पूरी लाइफ जो है बीत रही है। जैसे कि फ्लेबस था, वो सिर्फ बिजनेस किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट लॉस, उसने और कुछ नहीं सोचा लाइफ में। वैसे ही ये फ्लेबस, हम लोग फ्लेबस हैं जिस तरह से, और हम जो काम कर रहे हैं उसी में हमारा अंत हो जाना है, ठीक है। हमारी किस्मत क्राइस्ट के जैसे नहीं होगी, रिजरेक्शन, पुनर्जन्म हुआ था क्राइस्ट का, उनको मुक्ति मिल गई थी। आई एम सॉरी, क्राइस्ट का पुनर्जन्म नहीं, मैंने कहा कि रिजरेक्शन मतलब उनको मुक्ति मिल गई थी क्राइस्ट को। फिशर किंग जो थे वो उनका भी रिवाइवल हो गया था, वो हील हो गए थे लास्ट में। लेकिन हमारा फेट, जो कॉमन मैन है, उसका फेट कैसा होगा? फ्लेबस के जैसा होगा। फिशर किंग की एक कहानी है, मैं बता दूं यहाँ पर थोड़े से। फिशर किंग एक राजा थे और उनको कुछ बीमारी हो गई थी। वो बीमारी कैसी थी? सेक्सुअल एंड मोरल बीमारी थी, यानी कि कुछ तो ऐसा वो गलत काम किए थे जिसके वजह से उन राजा की गलती का प्रभाव उनके राज्य पे पड़ा था कि पूरा सूखा पड़ गया था, पूरा राज्य बीमारी, सूखा, मतलब कि उनके यहाँ के लोग अब सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो किसी ओरेकल ने बताया कि आपको होली ग्रेल को ढूंढना चाहिए, होली ग्रेल के टच करने से या उसका पानी पी लेने से ये जो श्राप है आप पे वो खत्म हो जाएगा। तो यही फिशर किंग ट्रैवल करते हैं होली ग्रेल। अब आप लोग कहेंगे कि होली ग्रेल क्या था? होली ग्रेल वो बर्तन था जिसमें जीसस क्राइस्ट ने लास्ट सपर लिया था, रात का भोजन, ठीक है। होली ग्रेल तो वो क्या, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी और रीजेनरेशन का सिंबल है होली ग्रेल। तो ये होली ग्रेल गायब हो गया एक टाइम के बाद, ठीक है। माना जाता है कि बहुत से जो राउंड किंग जो थे, किंग आर्थर थे, जो उनके राउंड टेबल के जो किंग्स थे, वो भी होली ग्रेल की खोज में निकलते थे। इस पे बड़े बड़े वर्क्स लिखे गए हैं। तो फिशर किंग ने होली ग्रेल को जब एक क्षेत्र था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे होली ग्रेल प्रेजेंट था, रखा गया था। तो होली ग्रेल ये जाते हैं, उसको ढूंढते हैं। उसके बाद जो बैरननेस था, स्टेरिलिटी था इनके किंगडम का, वो खत्म हो गया था। तो इसका मतलब कि ये कहने का मतलब था कि फिशर किंग की लाइफ बदल गई एक टाइम के बाद। क्राइस्ट का भी सैल्वेशन हो गया, लेकिन फ्लेबस हम जैसे कॉमन लोग से क्या है, रेजोनेट करते हैं। द मेन इम्फेसिस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का जो मेन इम्फेसिस है, जोर किस पे दिया जा रहा है, is to reject the possibility of any regeneration or renewal। ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो कॉमन मैन है, जो मॉडर्न मैन है,
उसकी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फिर से रीजनरेशन होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल जो बैरननेस है, जो सेक्सुअल करप्शन हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे अंदर हम स्पिरिचुअली हम डेड लोग हैं, हम लोग स्पिरिचुअल गॉड इस सब में हम इन्वॉल्व ही नहीं है, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हैं। नाउ द लास्ट सेक्शन, व्हाट द थंडर सेड। In this section, there is an emergence of hope and salvation despite death and destruction. अब लास्ट में देखिए, चाहे कितनी भी डेथ हो, चाहे कितना भी डिस्ट्रक्शन हो, ये सेक्शन बात करता है किसका? सैल्वेशन एंड होप की बात करता है। There is a desolate and desert setting in which there is an absence of water and need for salvation. एक डेजोलेट मतलब खाली, वीरान, और डिजर्ट मतलब रेगिस्तान टाइप की सेटिंग है जहाँ पे पानी ही नहीं है और वहां पे लोगों को सैल्वेशन की नीड है। द स्पीकर लेमेंट्स, जो स्पीकर है वो रोता है इन द फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है, स्पीकर रो रहा है। बट वो इमेजिन करता है कि कुछ तो ड्रिप ड्रॉप ऑफ वाटर की, पानी की कुछ बूंदे गिर रही हैं ऑन रॉक्स, पर्वतों पे। बट कंक्लूड्स बाय एक्नॉलेजिंग, लेकिन कंक्लूड करता है ये एक्सेप्ट करते हुए दैट अलास देयर इज नो वाटर, कहता है कि वाटर नहीं है। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ फॉलिंग टावर्स, यहाँ पे द लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन ऐसे करके लाइन है, तो उसकी रेफरेंस है कि टावर्स आर फॉलिंग डाउन एंड अनरियल सिटीज का रेफरेंस एक बार फिर आता है। दैट इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिंबल्स ऑफ मटीरियलिज्म, जो कि दिखा रहा है डिस्ट्रक्शन, बर्बादी किस चीज का? मटीरियलिज्म, करप्शन, कि करप्शन से, मटेरियलिज्म से कितनी बर्बादी हो सकती है, एविडेंट विद इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में हो रही है, दिख रही है, एविडेंट है। देयर इज अ सीन ऑफ गैंगेज, एक गैंगेज जो हमारे यहाँ जिनको हम गंगा बोलते हैं उनको गैंगेज लिखा है। गैंगेज हाफ अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द यूरोप, कह रहा है कि यूरोप से आधी दुनिया से के बराबर इतना दूर है। तो हम हैं ही, एक साइड यूएसए है, ब्रिटेन है, एक साइड हम हैं। वेयर थंडर रंबल्स, रंबल्स मतलब होता है गड़गड़ाना, कि जहाँ पे थंडर जो है गड़गड़ा रहे हैं, जो थंडर की आवाज आ रही है। द ग्रेट रिवर गंगा, जो सबसे महान पवित्र नदी है गंगा, इन इंडिया में इस संकेन, वो भी सूख रही है। लॉन्गिंग फॉर वाटर, उसमें भी पानी कम है, पानी की इच्छा है इस नदी को, मतलब पानी कम है। देन द थंडर स्पीक्स, तभी थंडर बोलता है। इन द मैनर ऑफ हिंदू फेबल, जैसे कि हिंदू में कुछ कहानियां होती हैं हमारे यहाँ, वैसे ही एक आवाज आती है थंडर से। आफ्टर अ कमांड अटरिंग अ सिंगल सिलेबल दा, एक वर्ड आता है दा, ठीक है, अभी बताएगा कि दा क्या है। द फिशर किंग लॉस्ट द होली ग्रेल, जो फिशर किंग थे वो जब होली ग्रेल उनसे खो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एल्डिंग टू डिजायर, ठीक है। तो उनका क्या था, क्यों होली ग्रेल उनसे खो गया होता है? एक्चुअली इनसे एक बार होली ग्रेल खो गया होता है और वही इनका पाप हो गया होता है। एल्डिंग टू डिजायर, कि इनका रिजल्ट था कि डिजायर के सामने झुक गए थे। एल्डिंग मतलब झुकना, तो ये डिजायर के सामने झुक गए थे। एंड आफ्टर बीइंग वुंडेड, और जब ये घायल हो गए थे, ही वाज अनेबल टू टेंड टू हिज लैंड, वो अपने लैंड जो भी उनका राज्य था उसका देखभाल नहीं कर पा रहे थे। thus causing it to became a वेस्टलैंड, और उनका राज्य जो था वेस्टलैंड बन गया था। फिर लास्ट में वो फिर उसी होली ग्रेल को ढूंढने निकले थे। फाइनली द फिशर किंग गिव्स अ मोरल लेसन, फिशर किंग एक मोरल लेसन देते हैं, दैट की इट इज एपरेंट दैट थ्रू प्यूरिफिकेशन, कि ये निश्चित है, एपरेंट है कि प्यूरिफिकेशन के माध्यम से, एंड नॉट गिविंग इनटू टेम्पटेशन, कि लालच टेम्पटेशन से नहीं, प्यूरिफिकेशन से सोसाइटी कैन बी रिस्टोर्ड, कि सोसाइटी रिस्टोर हो सकती है, अभी भी मोरालिटी रिस्टोर हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी रिस्टोर हो सकती है सिर्फ प्यूरिफिकेशन से। ऐसा नहीं कि आप टेम्पटेशन में लिप्त रहिए और सोसाइटी आपकी रिस्टोर्ड हो जाएगी। फेमस लाइन, कुछ लाइंस यहाँ पे हैं, जैसे जो लास्ट में लाइन आती है, why then ill fit you, Hieronymo is mad again, दत्ता दयाध्वम दम्यता शांति शांति शांति, ठीक है। जो यहाँ पे ये आया है हेरिनिमो मैड अगेन, ये लिया गया है, ये जो पूरा ये है हेरिनिमो मैड अगेन लिया गया है, टेकन फ्रॉम द सबटाइटल, एक सबटाइटल था थॉमस किड के वर्क्स द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी वर्क है किसका? थॉमस किड का, उसका सबटाइटल था हेरिनिमो इज मैड अगेन, वहीं से इन्होंने लिखा है अपने पोयम में हेरिनिमो इज मैड अगेन।
दत्ता मीन्स होता है टू गिव, चैरिटी दान देना। 3 चीजें हैं जिससे सैल्वेशन प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है। दान दीजिए, दत्ता, टू गिव। दैध्वम, दैध्वम मतलब सिंपैथाइज, दया से निकालिएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू गिव किसका है, टू कंट्रोल किसका है। दैध्वम सिंपल है, दैध्वम मतलब दया, तो दया से निकालिए। दया मतलब सिंपैथाइज, कंपैशन। एंड दम्यता मीन्स टू कंट्रोल, जैसे दमन करते हैं हम, तो दम्यता मतलब दमन, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है हमें। सेक्सुअल इन चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को टेम्प्ट नहीं करना है। फिर एक लाइन है, ये सब रेफरेंसेस है, ठीक है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये पहली लाइन है। फिर एक और लाइन है, टू कार्थेज देन आई कम, ओके। फिर दैध्वम आई हर्ड द की, ये भी एक लाइन है। हु इज द थर्ड हु वॉक ऑलवेज बिसाइड यू, तो तीसरा व्यक्ति कौन है जो हमेशा तुम्हारे बगल में चलता है, ठीक है। ये कुछ लाइन्स हैं, ये आप इसको याद रखेंगे। और अभी इससे और अच्छी अच्छी लाइन्स हैं, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं रख सकती थी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। मैं अपने कम्युनिटी में या टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्विज करवा दूंगी, जिससे कि आपको कुछ अलग फैक्ट्स जो भी होंगे, मुझे मिलेंगे क्वेश्चन, कुछ भी सॉल्व करूंगी उसमें मिलेगा, तो मैं क्विज करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। और वहां से आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किया और निकल लिए, नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलता है वेस्टलैंड से रिलेटेड तो आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ये सारी पोएम्स एक वन सिटिंग में नहीं समझ में आती है, वन रीडिंग में नहीं समझ में आती है, तो जहां से भी कुछ फैक्ट्स मिले ऐड ऑन करते जाइए, ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, सेंट मैग्नस मार्टियर, सेंट मैरी वुलनॉथ, लोअर थेम्स स्ट्रीट, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द लंडन लोकेशंस। लंदन के कुछ रियल लोकेशंस हैं जिसका जिक्र करते हैं द वेस्टलैंड में। 5 दे देगा लोकेशन और कहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये 3-4 याद रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। द लास्ट पॉइंट, दत्ता, दद्धम, दम्यता, ये जो है टू गिव, टू दत्ता टू गिव, दद्धम टू कंपैशनेट, टू सिंपैथाइज, एंड दम्यता टू कंट्रोल। कंट्रोल दूसरों को नहीं करना है कि गन लेके चले गए दूसरों को कंट्रोल करना, नहीं नहीं। कंट्रोल आपको अपने सेल्फ जो डिजायर है उसको कंट्रोल करिए। 10 ठो कपड़ा खरीदने का मन कर रहा है, मिंत्रा से मत खरीदिए, ठीक है, 2 ही खरीदिए, है ना। जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं वही दम्यता है, ठीक है। जो भी अंदर आपके ये तपस की जो चीजें आ रही हैं, जो नेगेटिव भावना है, किसी को देख के इस तरह की अगर जो गलत फीलिंग्स आ रही है उसको दमन करिए और दयाधम सब पे दया दिखाइए। दत्ता जो हो सकता है वो दीजिए। शांति शांति शांति, और लास्ट में शांति शांति शांति, शो दैट, दिखाता है कि एलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन हिंदुइज्म। पूछता है क्वेश्चन कि एलियट को स्पिरिचुअल सपोर्ट कहाँ मिलता है, तो हिंदुइज्म में मिलता है, ठीक है। देखिए एक और चीज है कि जब मैं मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म बता रही थी तो मैंने यही बताया था कि चाहे कितना, मॉडर्निज्म क्या कहता है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो हम होप उसमें ढूंढ लेंगे, एक रे ऑफ होप हमेशा अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे है, पूरा वेस्टलैंड, वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी दिखाई है, क्यों हमारी दुनिया वेस्ट हो चुकी है, एक क्रूअल लैंड हो चुकी है, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है, उसमें रहा नहीं जा सकता, सांस नहीं लिया जा सकता, इतनी गंदी हो गई है दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन बता रहे हैं कि ये जो दत्ता, दम्यता, दत्ता, दयाध्वम, दम्यता क्या है, ये सोल्यूशन ही तो है कि इन सब इस चीजों को करके आप रीजनरेशन पा सकते हैं। शांति शांति शांति, लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ शांति ही बचा सकती है, ठीक है। कि आपको कुल मिला के शांति ही स्टैब्लिश करनी है आपको। जो ये ब्रदरहुड है, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये सब लेके चलना है। लेकिन यही पोस्ट मॉडर्निज्म में सोल्यूशन की बात ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम है, ओके, नो प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म। मैं मानती हूँ ये वर्क, इस वर्क के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप लोगों को उतना ही मिल पाया है जिससे कि आप लोगों का जो भी एग्जाम है जनवरी में आप लोग उसमें अपीयर हो सके। ये पार्ट 1 है, हम इसके बाद जो भी 5-6 पार्ट्स आएंगे इस पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक एक अलूजन देखेंगे, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट पोएम है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे आपको तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिटरेचर में। बहुत अच्छी पोएम है, बस इसको अच्छे से
पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ाऊंगी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी है पोएम, तो पढ़ेंगे इसको। और तब तक के लिए आप लोग ये सारे फैक्ट्स रटिए, जो भी ट्रिक बना सकते हैं बनाइए, जितना मुझसे बनता है मैं देती हूँ ट्रिक। और जो भी मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं क्विज के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगी। थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी, सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडमी।